मेहमान पूरे हफ्ते रहेंगे। शालिनी अपने पति पीयूष के साथ रहा करती थी। पीयूष शालिनी का हर ख्याल रखता और उसे छोटी से छोटी खुशियां देता। शालिनी बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन पीयूष सुबह सुबह शालिनी को जगाते हुए कहता है, उठ जाओ शालिनी और मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना भी है, बहुत लेट हो रहा है। पीयूष दूध लेकर चले जाओ ना, अब मैं अपनी नींद तोड़कर तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी, ये कहाँ से सही होगा। वैसे भी रात के 12 बजे गेम्स खेलते हुए नींद आई थी और अभी तुम मुझे 7 बजे उठा रहे हो। शालिनी तुम तो फिर भी 12 बजे सो गई थी, लेकिन मैं अपने ऑफिस का काम करके 2 बजे सोया था और फिर भी 7 बजे उठ गया। मुझे 8 बजे ऑफिस निकलना है, उठ जाओ ना। ऐसे दिन गुजर रहे थे और एक दिन जब शालिनी छत पर योग कर रही थी तभी एक कौवा आकर काव काव करने लगता है और शालिनी कहती है, क्या बात है, आज ये कौवा कुछ ज्यादा ही काव काव कर रहा है, लगते से भूख या प्यास लगी है। तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है और छत से शालिनी को जवाब देते हुए कहती है, अरे नहीं शालिनी बहन, जब भी कौवा काव काव करता है तो इसका मतलब ये होता है कि घर में मेहमान आने वाले हैं, तैयारी कर लो, तुम्हारे घर कोई बहुत बड़ा मेहमान आने वाला है। शालिनी ने ये बात सुनकर हंसते हुए जवाब दिया, भला मेरे घर में कौन आएगा, मैं तो अपने पति के साथ अकेली रहती हूँ और उनके तो मम्मी पापा भी नहीं है, फिर मैं बेकार में क्यों परेशान हूँ। शालिनी ये बोलकर अब नीचे आ जाती है, लेकिन जैसे ही पीयूष के ऑफिस से आने का समय होता है तो 1 घंटे के बाद भी पीयूष घर नहीं आता। शालिनी परेशान हो जाती है और अपने घर के हॉल में टहलते हुए खुद से कहती है, ये क्या हो गया इनको, वैसे तो कभी इतनी देर से नहीं आते, आज इन्होंने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी, फोन भी नहीं उठा रहे। शालिनी ऐसे ही परेशान हो रही थी कि तभी पीयूष आता है और उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी खड़ा हुआ था। शालिनी ये देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पीयूष से कहती है, पीयूष ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं, इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा, तुम्हारे बॉस हैं क्या? लेकिन अगर ये तुम्हारे बॉस हैं तो इन्होंने गांव जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? नहीं शालिनी, ये मेरे बॉस नहीं है, ये मेरे मामा जी हैं और आज ही गांव से आए। मुझे इनका कॉल आया था कि ये स्टेशन पर उतर गए तो मैं इन्हें लेने के लिए स्टेशन चला गया था, तभी आने में देरी हो गई। दरअसल बहू पीयूष के माता पिता तो है नहीं, बस मैं ही उसका रिश्तेदार बचा हूँ। शादी में भी मैं नहीं आ पाया था क्योंकि खेती का कुछ काम था, तो सोचा तुम लोगों से मिलने आ जाता हूँ। मैंने सोचा कि पहले तुम लोगों को बताऊंगा नहीं, फिर तुम लोगों को सुसाइड दूंगा। मामा जी वो सुसाइड नहीं सरप्राइज होता है, पर सरप्राइज का तो पता नहीं, लेकिन आपने मुझे शौक जरूर दे दिया है। शालिनी मन ही मन सोचती है, चलो शुक्र है एक मामा जी तो आए हैं, कुछ दिन रहकर चले जाएंगे, एक रिश्तेदार तो मैं संभाल ही सकती हूँ। वैसे भी शादी के 4 साल तक पीयूष का कोई रिश्तेदार कभी नहीं आया। शालिनी इतना बोली ही थी कि तभी मामी जी और उनकी 2 लड़कियां भी घर के अंदर आती है। मामी जी की सांस फूल रही थी और मामी जी ने शालिनी से कहा, अरे बहू, सबसे पहले हम लोगों को पानी पिला दे, तेरा मकान 4थी मंजिल पर था, तेरे मामा जी तो अक्सर इधर उधर शहर जाते रहते हैं, इसलिए उन्हें लिफ्ट की आदत थी, लेकिन हम लिफ्ट में नहीं चढ़ सकते थे तो हम सीढ़ियों से आए हैं। अपने घर में एक साथ 4 लोगों को देखकर शालिनी हैरान रह जाती है और तुरंत ही मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके पास पीयूष आता है और शालिनी सीधा सवाल करती है, पीयूष तुम्हारे मेहमान आ गए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ कि जाएंगे कब? पीयूष ने अपनी नजरें झुकाकर धीरे से शालिनी को कहा, मेहमान हफ्ते भर बाद जाएंगे। ये बात सुनकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसे ही किसी तरह रात गुजरती है। अगली सुबह शालिनी रोज की तरह अपने कमरे में सो रही थी और उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे शालिनी, मेरे लिए तो तुम कभी नहीं उठती, लेकिन अभी तो घर में मेहमान आए हुए हैं, उठ जाओ ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं रसोई में जाकर खाना बनाऊंगा तो तुम्हारी और मेरी दोनों की बदनामी होगी। यार ये मेहमान कब जाएंगे, पूरे हफ्ते में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। शालिनी किसी तरह उठती है और रसोई में जाकर देखती है तो रात के जूठे बर्तन पड़े हुए थे और आज नौकरानी भी नहीं आई थी। सबसे पहले उसने सारे गंदे बर्तन साफ किए और उसके बाद खाना बनाने लगी और खुद से कहा, एक काम करती हूँ, सब लोगों के लिए पैनकेक बना देती हूँ, जल्दी बन जाएंगे और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, और ये गांव के लोग हैं, इन्हें भी कुछ कम से कम नया खाने को मिलेगा। शालिनी ये बोलकर सब लोगों के लिए पैनकेक बनाकर सॉस के साथ टेबल पर रख देती है, लेकिन जैसे ये सारा नाश्ता मामी जी देखती हैं तो कहती हैं, अरे बहू ये क्या रूखा सूखा खिला रही है तू हमें सुबह सुबह, हम लोगों को पोहे पराठे छोले पूरी यही सब खाने की आदत है। कोई बात नहीं, तुझे पता नहीं था ना, अब जल्दी से जाओ सबके लिए आलू के पराठे और चाय बना ला। अब शालिनी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और तुरंत ही रसोई में जाकर सब लोगों के लिए आलू पराठे और चाय बनाकर लाती है। उसके बाद सब लोग साथ में बैठकर चाय और पराठे खाते हैं कि तभी मामी जी की लड़की नेहा ने शालिनी से कहा, भाभी भैया बता रहे थे कि आपने अपने यहाँ नौकरानी लगा रखी है, हम लोग तो 8-8 कमरों का काम अकेले खुद ही कर लेते हैं। मैं तो आपसे भी यही कहूंगी कि आपको अपने घर का काम खुद करना चाहिए, ऐसे शरीर में फुर्ती रहती है।
नहीं, ये सब कहने की बात है। शहर में तो जो इंसान नौकरानी नहीं रखता तो उसे लोग गरीब कहते हैं, इसलिए एक नौकरानी तो लगानी पड़ती है। हाँ, ये बात अलग है कि वो हफ्ते में 3-4 दिन छुट्टी कर लेती है और फिर सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। भाभी, तब भी अगर आप वो पैसे बचाएंगी तो आप अपने लिए और ज्यादा कपड़े खरीद पाएंगी और अपने घर के लिए बचा पाएंगी, या फिर आप वो पैसे अपने भविष्य के लिए भी संभाल कर रख सकती हैं। बाकी जैसी आपकी मर्जी। नेहा की बात शालिनी को बिल्कुल ठीक लगती है और वो अगले दिन से अपनी नखरे दिखाने वाली कामवाली को निकाल देती है। अब मामी जी की दोनों लड़कियां भी शालिनी के साथ घर का काम करवाया करती थी और शालिनी का भी उन लोगों के साथ मन लग जाता। एक दिन जब शालिनी अपने कमरे में अपने पति के साथ अकेली थी तो उसने पीयूष से कहा, पीयूष, जब से मामा जी की फैमिली आई है तब से मेरा मन लग जाता है और मैं बोर भी नहीं होती, और पता है पूरे घर का काम भी चुटकियों में हो जाता है, और पूरे घर का काम करने के बाद भी शरीर में बहुत एनर्जी रहती है। अच्छा है, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे रिश्तेदारों को देखकर चिढ़ जाओगी और उन्हें भगाने के बारे में सोचोगी। और वैसे भी जब रिश्तेदार आए थे तो 3 दिन तक तो तुम यही पूछ रही थी कि रिश्तेदार कब जाएंगे, और मैं बार बार बोल रहा था कि रिश्तेदार 1 हफ्ते तक रुकेंगे। 1 हफ्ते से याद आया, कल तो मामा जी को और उनके परिवार को 1 हफ्ता हो जाएगा, तो क्या ये यहाँ से चले जाएंगे? तभी पीयूष ने अपनी जेब में हाथ डाला और मामा जी और उनके परिवार की ट्रेन की टिकट निकालकर शालिनी को थमा दी और कहा, मैं तुम्हें यही बताने वाला था शालिनी, मुझे ऐसा लगा था ये ट्रेन की टिकट देखकर तुम खुश होगी, लेकिन तुम्हारा तो चेहरा उतर गया। कल मामा जी और उनका परिवार जा रहा है। ये बात सुनने के बाद शालिनी को बहुत बुरा लगता है और उसका मुंह उतर जाता है। अगली सुबह वो झूठा बुखार होने का नाटक करती है। तभी मामी जी उसके पास आती हैं और कहती हैं, शालिनी मेरी बच्ची, मैंने भी 2 लड़कियों को बड़ा किया है। मैं जानती हूँ कि तुम बहाना कर रही हो और तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, लेकिन अगर हम तुम्हारे कहने से 1 हफ्ता और रुक भी जाएंगे तो क्या होगा, एक न एक दिन तो हमें वापस जाना ही है। शालिनी ये बात सुनकर उठकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे लगा था मामी जी कि आप लोग कभी नहीं जाएंगे। मैं बार बार सबसे यही पूछती थी कि मेहमान कब तक रुकेंगे और हर कोई कहता था कि मेहमान 1 हफ्ते रुकेंगे, लेकिन अब आप जा रहे हैं तो मुझे आप लोगों की कमी बहुत खल रही है। लेकिन शालिनी, हमें इस बात की खुशी है कि हमारे आने से तुम में बहुत सुधार हुआ है। अब तुम घर का काम बिना मुंह बनाए कर देती हो और अपने पति को भी अच्छा अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाती हो। बस ऐसे ही रहना मेरी बच्ची, बिल्कुल मत बदलना। हम अगले साल फिर आएंगे। शालिनी हाँ में सिर हिलाती है और उसके बाद उठकर मामा जी और उनके पूरे परिवार को विदा करती है। उनका पूरा परिवार सुबह की ट्रेन से अपने गांव वापस चले जाते हैं। और जो शालिनी हमेशा ये कहा करती थी कि मेहमान कब जाएंगे, और उसका पति जवाब देता था कि 1 हफ्ते तक यहीं रुकेंगे, अब वो शालिनी ये पूछा करती है कि मेहमान कब आएंगे। राशि सुबह से परेशान थी। उसकी कामवाली की सास बीमार थी, इसीलिए वो 2 महीने की छुट्टी पर गांव चली गई। क्या हुआ राशि, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और तुम अभी तक किचन में ही हो? तो और क्या करूं, पुष्पा अचानक छुट्टी लेकर गांव चली गई। बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स में पूछ लिया है, किसी की भी कामवाली खाली नहीं है। एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर ऑफिस पहुंचो, मैं ऑटो लेकर अपने ऑफिस चली जाऊंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? मेरा नाम सुदर्शन है और ये मेरी पत्नी अनुपमा है। हम दिल्ली से आए हैं। आपके नीचे वाली बिल्डिंग के फ्लैट में जो अशोक रहता है वो मेरा भांजा है। पता नहीं, बहुत देर से हम घंटी बजा रहे थे, किसी ने फ्लैट का दरवाजा ही नहीं खोला। हाँ, हमने तो 1 हफ्ता पहले ही अशोक को बता दिया था कि हम मुंबई आ रहे हैं। इनके घुटने का इलाज करवाना था, तो सोचा अशोक तो यहाँ रहता ही है। अशोक को फोन किया आपने? बेटा, यहाँ आते हुए टैक्सी में फोन की डायरी सीट पर ही छूट गई, उसी में ही अशोक का फोन नंबर था। रुकिए, मैं अशोक को फोन मिलाता हूँ। हाँ, हेलो अशोक, मैं समीर बोल रहा हूँ। वो तेरे मामा जी यहाँ आए हुए हैं, तू कहाँ है? हेलो समीर, मैं तो जरूरी काम से काजल के साथ लंदन आया हुआ हूँ। लंदन? पर तेरे मामा मामी यहाँ मेरे घर पर हैं, अब उन्हें क्या बोलूं? एक काम कर यार, मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैं 2-3 दिन में जैसे ही काम खत्म होता है वापस लौट आऊंगा। तब तक तू मामा मामी को अपने घर पर ही रख ले यार, तू मेरा दोस्त है ना। पर अशोक, हेलो समीर, यहाँ नेटवर्क नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मामा मामी का ख्याल रखना। हेलो। अशोक फोन काट देता है। समीर कमरे में जाकर राशि को सारी बात बताता है। क्या अशोक का दिमाग खराब है क्या? हम दोनों वर्किंग हैं, मेड मेरी आ नहीं रही है, ऊपर से ये दिल्ली वाले मेहमान, वो भी अपने नहीं किसी और के, और उनकी देखभाल हम क्या करें? मैं अभी जाकर उन्हें कह देती हूँ कि वो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। रुको राशि, बेचारी दिल्ली से आए हैं, पता नहीं उन्होंने चाय पानी पिया भी है या नहीं। बुजुर्ग हैं, ऐसे उनको एकदम से भेजना अच्छा नहीं रहेगा। इतने बड़े मुंबई शहर में कभी ऊंच नीच हो गई तो अशोक तो हमें ही कहेगा ना। 1-2 दिन देख लेते हैं, अशोक आ ही जाएगा। समीर सुदर्शन और अनुपमा को सारी बात बताता है। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। अंकल जी, आंटी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप
पीछे से कुछ भी आपको खाना हो फ्रिज में रखा हुआ है, आप ले लीजिएगा। हाँ हाँ बेटी, तुम आराम से अपने काम पर जाओ, हमें जो चाहिए होगा हम ले लेंगे। समीर और राशि अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब राशि ऑफिस से लौटती है तो वो घर की हालत देखकर हैरान रह जाती है। ओह नो, इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये स्मेल नहीं बेटी, ये तो देसी घी की खुशबू है। तुम्हारे फ्रिज में मलाई की बहुत सारी कटोरी रखी थी, तो मैंने सोचा इसका शुद्ध ताजा देसी घी बना लेती हूँ, तुम्हारे काम आएगा। पर आंटी जी, मैं और समीर देसी घी नहीं खाते हैं, हम लोग ऑलिव ऑयल लेते हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, ऑलिव ऑयल भी खाओ, पर पराठे पर, साग में, दाल में देसी घी ही अच्छा लगता है। रात को सबको खाना खिलाकर जब राशि सोने के लिए कमरे में जाती है तो वो मन ही मन गुस्से में थी। वो कमरे में आते ही समीर पर बरस पड़ी। अरे ये अशोक के दिल्ली वाले मेहमान कब तक रहेंगे? पता है आज सारी रसोई में देसी घी की स्मेल भर गई, और ऊपर से वो अंकल जी न्यूज़पेपर कहीं रखा है, सोफे के कवर फैले हुए हैं। उनको मैं टोक नहीं सकती थी, पर ये लोग कब जाएंगे, मैं तंग आ गई हूँ। अभी राशि समीर से बात कर ही रही थी कि तभी सुदर्शन दरवाजा खटखटाता है। अब क्या हुआ अंकल जी, बताइए, कोई परेशानी तो नहीं है? समीर बेटा, रात को सोने से पहले मुझे हाजमोला खाने की आदत है। क्या तुम्हारे पास हाजमोला होगी? अंकल हाजमोला तो नहीं होगी। एक काम करते हैं, नीचे बराबर में ही एक दुकान है, वो अभी खुली हुई होगी, चलिए मैं आपको लेकर दे देता हूँ। जाओ जाओ, मेहमानों की सेवा करो, मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है। समीर और सुदर्शन दोनों सड़क पर बातें करने लगते हैं। अशोक छोटा सा था जब उसकी माँ यानी कि मेरी बहन का स्वर्गवास हो गया, और 2 साल पहले जीजा जी भी गुजर गए। अशोक बचपन में हमारे घर ही आकर रहता था। उसका अपनी मामी से बहुत प्यार रहा है, तभी तो हम बेझिझक उसके पास चले आए। जी अंकल, मैं समझ सकता हूँ। वैसे आप चिंता मत कीजिए, अशोक 2-3 दिन में लौट आएगा। अगर आप कहें तो आपके घुटनों को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। जीते रहो बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिल जाएगा। मैं तो थोड़ा इसलिए टहल लेता हूँ कि हाथ पैर चलते रहने चाहिए। सुदर्शन और अनुपमा को समीर के घर रहते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, पर अशोक फोन नहीं उठा रहा था। समीर सुदर्शन को डॉक्टर के पास ले जाता है और सुदर्शन के घुटनों का इलाज शुरू हो जाता है। एक दिन अशोक का फोन खुद आ जाता है। अरे अशोक, कहाँ था तू? इतने दिन से मैं तुझे फोन मिला रहा हूँ। तेरे पास मामा जी के सारे एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट जो उन्होंने तुझे दिल्ली में दी थी, तेरे फोन में उसकी फोटो होगी, पर तूने मेरा फोन नहीं उठाया। अब मैंने डॉक्टर से दोबारा इलाज शुरू करवाया है, पर तू कब आ रहा है? कुछ बता तो सही, क्योंकि डॉक्टर ने मामा जी को 15 दिन और यहाँ रुकने की बात कही है। उन्हें कुछ एक्सरसाइज बताएगा डॉक्टर। सॉरी यार, मैं यहाँ पर बहुत फंस गया हूँ, मेरा काम ही खत्म नहीं हो रहा है। मुझे अभी कम से कम 10 दिन और लगेंगे यार। प्लीज तू यार किसी तरह से ना मामा जी और मामी जी को अपने पास रख ले। अगर तू कहे तो मैं खर्चे के पैसे भेज देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल मैं देखता हूँ, ठीक है। समीर आखिर क्या करता, वो मजबूर था। वो मामा जी को अपने घर से जाने के लिए नहीं कह सकता था। वो जानता था कि वो बुजुर्ग दंपत्ति किस परेशानी से गुजर रहे हैं। एक दिन जब राशि गुस्से में समीर पर बरस रही थी तो अनुपमा चुपके से उनकी बातें सुन लेती है। तुम्हें पता भी है समीर, उन लोगों के आने से घर खर्च कितना बढ़ गया है। पहले मेरी और तुम्हारी सैलरी में से कितने पैसे बच जाते थे, पर अब देखो गर्मी के दिन है, एयर कंडीशनर का भी बिल डबल आ रहा है। रसोई में भी गैस चूल्हे का बिल पहले कितना कम आता था, ऊपर से इस फ्लैट का किराया। अरे धीरे बोलो राशि, अंकल आंटी बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उन तक हमारी आवाज ना पहुंच जाए। अरे अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की तो बात है। अशोक लौट आएगा, वो बोल रहा है। आज ही मेरी उससे बात हुई है, वो 10 दिन बाद वापस लौट रहा है। अनुपमा जाकर सारी बात सुदर्शन को बताती है। वो दोनों समीर और राशि की मजबूरी को समझ गए थे। सुदर्शन उसी शाम बाजार जाकर राशन का बहुत सारा सामान, खाने पीने की चीजें, फल सब्जियां सब खरीद लाता है। अनुपमा उस रात बढ़िया बढ़िया खाने के व्यंजन बनाती है। जब राशि और समीर घर लौटते हैं तो घर का तो पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। राशि थकी हुई रसोई में खाना बनाने जा रही थी। वो देखती है रसोई में तो दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ तैयार था। वो देखकर हैरान रह जाती है। समीर बेटा, राशि, तुम दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। और तुम्हारे अंकल जी ये कुछ सामान लाए थे, मुझे बता देना राशि बिटिया, ये सब सामान कहाँ रखना है। अरे अंकल, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो मेरे अपने अशोक जैसे ही हो। उस दिन से राशि और समीर मानो सुदर्शन और अनुपमा से इस तरह घुल मिल गए जैसे कि वो उनके लिए पराये नहीं सगे ही हो। कुछ दिन तक अशोक वापस नहीं लौटा, पर समीर और राशि को अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो दोनों सुदर्शन और अनुपमा के आने से बहुत खुश थे। और एक दिन सुदर्शन और अनुपमा जब दिल्ली वापस जाने लगे तो अशोक लौट आया। समीर बेटा,
राशि बिटिया, तुम दोनों ने हमें अपनों से भी बढ़कर प्यार दिया। ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इसे बड़ों का आशीर्वाद समझकर रख लेना, मना मत करना बच्चों। अंकल, ये चाबियां कैसी? मैं कुछ समझा नहीं। समीर बेटा, ये हमारे मुंबई वाले फ्लैट की चाबियां हैं। हम उस फ्लैट में नहीं रहते, हम दिल्ली रहते हैं, इसलिए यहाँ का फ्लैट बंद रहता है। अशोक के पास हमारा आना कभी नहीं हुआ, इसलिए हम कभी उस फ्लैट में जा ही नहीं पाए। अब से ये फ्लैट तुम दोनों का है। हम जानते हैं तुम यहाँ इस फ्लैट में किराए पर रहते हो। अब तुम्हें किराए पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ समीर बेटा, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया 2 फ्लैट लेकर क्या करेंगे? हम शुरू से दिल्ली रह रहे हैं। आज से तुम दोनों वहां रहना और हंसी खुशी उस फ्लैट में गृह प्रवेश करो। पर मामा जी, वो फ्लैट तो आपने मुझे देने के लिए कहा था। चलिए मामा जी, मामी जी, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो राशि, हम मामा जी और मामी जी को छोड़ने चलते हैं। राशि और समीर सुदर्शन और अनुपमा को छोड़ने एयरपोर्ट चले जाते हैं और अशोक उन्हें जाते हुए देखता रहता है। वो जानता था कि वो कहाँ गलत था।